हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिश्रु एजुकेशन। इस वीडियो में नेशनलिज्म इन इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं फेमस सॉल्ट मार्च की और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के शुरुआत की। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स सामने रखी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी कि सॉल्ट टैक्स को हटाया जाए। सॉल्ट एक ऐसी चीज था जो रिच या पुअर सभी यूज करते थे और ये एक बहुत ही एसेंशियल फूड आइटम थी। सॉल्ट टैक्स इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के डोमिनेंस का सिंबल था। ये लेटर एक तरह का फाइनल अल्टीमेटम था लॉर्ड इरविन के लिए, लेकिन लॉर्ड इरविन ने वो सारी मांगे रिफ्यूज कर दी। उसके बाद गांधी जी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ द फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट की। गांधी जी के साबरमती के आश्रम से गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक का डिस्टेंस 240 माइल्स का था, जो उन्होंने 24 डेज में ही कंप्लीट कर लिया था। 6 अप्रैल को वो फाइनली दांडी पहुंचे। उन्होंने सी वाटर को बॉयल करके सॉल्ट बनाया और लॉ को वायलेट किया, और इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरी कंट्री में लॉन्च हो गया। गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत ही लार्ज स्केल पर एक्टिवेट हुआ था। कंट्री के हजारों सिटीज के अंदर सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया। हजारों लोगों ने सॉल्ट बनाया और इनफैक्ट गवर्नमेंट के सॉल्ट फैक्ट्रीज के आगे भी डेमोन्स्ट्रेशन हुए। फार्मर्स ने रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्सेस पे करने से मना कर दिया। गवर्नमेंट के जो विलेज में ऑफिशियल थे उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया, और बहुत से लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया, जैसे कि उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जाके वुड कलेक्ट किया और अपने कैटल्स को ग्रेज करवाया। अब्दुल गफ्फार खान, जो महात्मा गांधी के एक डिसाइपल थे, उनको अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया और उसके अगले ही मंथ गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। जैसे ही न्यूज पहुंची कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है, कंट्री के अंदर वायलेंस ब्रेकडाउन हो गया। शोलापुर में वर्कर्स ने पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स और लो कोर्ट्स के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर अटैक्स किए। वहां के स्ट्रक्चर्स को तोड़ दिया क्योंकि वहां के स्ट्रक्चर्स ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे। और इसके जवाब में पुलिस ने पीसफुली बैठे हुए सत्याग्रहियों पर अटैक किया, जिनमें विमेन और चिल्ड्रन भी थे। पिछले मूवमेंट्स की तरह ये मूवमेंट भी नॉन वायलेंस से वायलेंस की तरफ चला गया, और इसी वजह से गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करना पड़ा। और इसके बाद एक पैक्ट साइन हुआ जिसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 5 मार्च 1931 को साइन हुआ। गांधी इरविन पैक्ट के अंडर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया, और इसी के लिए गांधी जी लंदन गए कुछ और नेगोशिएशंस करने के लिए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं रहे। जैसे ही वो इंडिया वापस आए, उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया, लेकिन इस बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं, और जिसकी वजह से उन्हें 1934 में फिर से इसको कॉल ऑफ करना पड़ा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकेंड टाइम फेल क्यों हुआ, इसको जानने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि इस मूवमेंट का सोसाइटी पर क्या इफेक्ट हुआ। गुजरात के पटीदार्स और उत्तर प्रदेश के जाट इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हाईली एक्टिव थे, क्योंकि ये दोनों कम्युनिटीज कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो किया करती थी जो कि एक्सपोर्ट होती थी फॉरेन में। और जैसा कि आपको याद है, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट था उसमें भारी गिरावट आई थी। इन दोनों कम्युनिटीज को बहुत लॉस हुआ था, इसी वजह से वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने में अनेबल थे। यही वो रीजन था कि ये दोनों कम्युनिटीज ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया। इन दोनों कम्युनिटीज के लिए स्ट्रगल का मतलब था स्वराज अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। लेकिन जब 1931 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था, तब ये कम्युनिटी बहुत डिसअपॉइंट हुई थी, क्योंकि इन कम्युनिटीज के लिए रेवेन्यू रेट्स कम नहीं हुए थे।
इसीलिए जब ये मूवमेंट रीस्टार्ट हुआ 1932 में तो इन दोनों कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब बात करते हैं पुअर पीजेंट्स के बारे में। जितने भी पुअर पीजेंट्स थे वो रेंटेड जमीन पर कल्टीवेशन किया करते थे, जो कि ज्यादातर बड़े लैंडलॉर्ड्स या रिच पीजेंट्स की होती थी। वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन की वजह से उनके पास भी पैसा आना बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो लैंड का रेंट नहीं दे पा रहे थे। पुअर पीजेंट्स के लिए स्ट्रगल का मतलब था कि जो रेंट वो नहीं दे पाए हैं उसे लैंडलॉर्ड्स इरेज कर दें। इसी वजह से पुअर पीजेंट्स ने नो रेंट कैंपेन शुरुआत की। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंपेन्स थे जहां पर रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स कांग्रेस को पैसा दिया करते थे। सो इसीलिए कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो बात करते हैं बिजनेस क्लास के बारे में। बिजनेस क्लास ने उन पॉलिसीज पे रिएक्ट किया जो पॉलिसीज उनको नेशन के अंदर बिजनेस करने में प्रॉब्लम देती थी। बिजनेस क्लास के लोग चाहते थे कि फॉरेन से जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं उस पर बैन लगे और लोकल गुड्स को बढ़ावा मिले। इसी बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज तरीके से फॉर्म करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस बनाई गई 1920 में, और उसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज फीकी बनाई गई 1927 में, जिनको बेसिकली लीड किया बड़े बिजनेसमैन जैसे कि पुरुषोत्तम दास और ठाकुर दास और जीडी बिड़ला जी ने। बिजनेस क्लास लोगों के लिए स्वराज का मतलब था कि कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाएं और वो अपनी मर्जी से बिजनेस कर सकें कंट्री के अंदर। लेकिन जब फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिना उनकी हेल्प किए कॉल ऑफ हो गया तो उन्होंने सेकेंड टाइम उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब बात करते हैं वर्किंग क्लास लोगों की। क्योंकि कांग्रेस ज्यादातर बिजनेस क्लास के लोगों को फेवर करती थी, इसीलिए वर्किंग क्लास के लोगों ने नागपुर को छोड़ के कहीं पर भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया। 1930 में हजारों वर्कर्स ने छोटा नागपुर के टिन माइंस में गांधी कैप पहनी और प्रोटेस्ट रैलीज में पार्टिसिपेट किया। वर्किंग क्लास लोगों का स्ट्रगल लो इनकम और पुअर वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट था। कांग्रेस वर्किंग क्लास लोगों की डिमांड को इंक्लूड नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनकी डिमांड्स को इंक्लूड कर लिया जाएगा तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे नाराज हो जाएंगे, जो कि बेसिकली उनको फंड्स दिया करते थे मूवमेंट्स को चलाने के लिए। तो अब बात करते हैं इन मूवमेंट्स की अनसंग हीरोज के बारे में, यानी कि विमेन के बारे में। विमेन ने बहुत ही हाई नंबर्स में इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर सॉल्ट लॉ को वायलेट किया और हर जगह पर सॉल्ट को बनाया। इंडियन विमेन ने फॉरेन गुड्स को यूज करना बंद कर दिया और उन्होंने खादी के क्लोथ पहनने शुरू कर दिए। इंडियन विमेन के हिसाब से नेशन के लिए सर्विस देना उनकी धार्मिक ड्यूटी थी, जिनको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया था। तो फाइनली अब जानते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिटेशंस क्या रहे जिनकी वजह से उसे बंद करना पड़ा। कांग्रेस ने बहुत समय तक दलित्स को इग्नोर किया क्योंकि उन्हें डर था कि हाई कास्ट हिंदू की जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जिन्हें सनातीस कहते हैं, वो उनसे नाराज हो जाएंगे। और इसीलिए दलित्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से पूना पैक्ट साइन हुआ। मिड 1920s के बीच में कांग्रेस जो थी वो हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स के ज्यादा क्लोज आने लगी, और जिनमें से एक थी हिंदू महासभा। और इस वजह से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो रिलेशन था वो खराब होता गया और बहुत सारी जगहों पर राइट्स हुए। मुस्लिम लीग के एक बड़े लीडर मोहम्मद अली जिन्ना की ये डिमांड थी कि इंडिया में उन्हें एक ऐसा एरिया दिया जाए जहां पर उनके सेपरेट इलेक्शंस हो, लेकिन वो इस डिमांड को गिव अप करने को तैयार थे अगर सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम्स के लिए एश्योर्ड रिजर्व सीट्स हो। हिंदू महासभा की स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स ने पार्ट नहीं लिया। और फाइनली वर्किंग क्लास लोग, कांग्रेस जो थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट की ज्यादा क्लोज थी, इसीलिए वर्किंग क्लास लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बॉयकॉट किया।
तो ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकेंड टाइम फ्लॉप हो गया था। अब बात करते हैं पूना पैक्ट की। 1930 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित्स के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन क्रिएट की और उनकी डिमांड थी अलग इलेक्टोरल रिजर्व कैटेगरी के लिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर की ये रिक्वेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान ली थी और इसी वजह से गांधी जी ने मरने तक भूख हड़ताल पर रहने का फैसला किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर रिजर्व कैटेगरी को अलग कर दिया जाएगा तो देश में फूट पड़ जाएगी। हालांकि गांधी जी को रिजर्व कैटेगरी के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सोशल और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से दलित्स को इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने गांधी जी की पोजीशन को समझा और फाइनली अपनी रिक्वेस्ट को गिव अप कर दिया। और उसके बाद सितंबर 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट के अंडर डिप्रेस्ड क्लासेस को स्टेट और सेंट्रल काउंसिल के अंदर सीट्स रिजर्व मिलेंगी, लेकिन उन्हें जनरल इलेक्शंस के थ्रू ही वोट इन होकर आना पड़ेगा। और इसी के साथ कंट्री में पहली बार रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण दिया गया। तो अभी तक तो हमने इन मूवमेंट्स के पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट को देखा। अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से कंट्री के अंदर नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म की भावना जगी। इंडिया में जितने भी स्ट्रगल हो रहे थे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ही थे, जिसकी वजह से इंडिया में एक यूनाइटेड फोर्स पैदा हुई। 1870s में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा और लेट 19th सेंचुरीज में इसे अलग अलग भाषाओं में रिकॉर्ड किया गया और विलेजेस में गाया गया। भारत माता के नेशनल कैरेक्टर के बाद इंडिया को नेशनल फ्लैग मिला बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। एक ट्राई कलर का फ्लैग जिसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर थे डिजाइन किया गया। इस फ्लैग में 8 कमल के फूल थे जो कि 8 ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस को दर्शाता था, और एक क्रीजेंट मून था जो हिंदू और मुस्लिम्स को दर्शाता था। और फाइनली बात करते हैं री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्टोरियंस ने बहुत सारी बुक्स लिखी जिनमें कि इंडिया की हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया गया था। उन्होंने इंडिया के आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में लिखा, इंडिया के मैथमेटिक्स और साइंस के अंदर वर्ल्ड को दिए हुए गिफ्ट्स के बारे में लिखा। इन बुक्स और आर्टिकल्स को पढ़कर पूरे इंडिया के अंदर पैट्रियोटिज्म और नेशनलिस्ट की भावना बहुत ज़्यादा जागी थी। और इसी स्ट्रगल को कंटिन्यू करते हुए हम फाइनली 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से आज़ाद हो गए। दोस्तों, हमें आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे हीरोज़ ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। हम सोच भी नहीं सकते कि वो स्ट्रगल कितना टफ था। आई होप हम उस इंडिया को बना पाएंगे जो उन हीरोज़ ने हमारे लिए देखा था। तो इस चैप्टर में केवल इतना ही। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। वंदे मातरम।